नमस्कार। संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। सिंधु सभ्यता, भारतीय इतिहास का प्रथम चैप्टर सिंधु सभ्यता। कल हमने सिंधु सभ्यता के बारे में शुरुआत की और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा विस्तार से हमने अध्ययन देखा। सिंधु सभ्यता विश्व की चार प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता महत्वपूर्ण, जिसका नाम सिंधु सभ्यता। विश्व की चार सभ्यताएं प्राचीन, कल चर्चा कर चुके थे। एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक सभ्यता जिसका नाम मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता और चौथी महत्वपूर्ण सभ्यता थी चीन की सभ्यता। ठीक है, तो विश्व की चार प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता सिंधु सभ्यता हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता नदियों किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व फरात नदी किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहने वाले इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। सिंधु सभ्यता भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों किनारे विकसित और चीन की सभ्यता हांगहो नदी किनारे विकसित। तो विश्व की चार प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता जिसका नाम था सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पहली बार जानकारी भारत में 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी, 1851 में कनिंघम ने दी और 1856 में बर्टन बंधुओं ने दी। इन तीनों व्यक्तियों ने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दी और जिस स्थल की जानकारी दी थी वह स्थल था हड़प्पा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों ही समय में उत्खनन नहीं किया जा सका, इसलिए हमने इस सभ्यता को उस समय नहीं जाना। सिंधु सभ्यता को पहली बार प्रकाश में लाने का श्रेय 1921 में दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी सिंधु सभ्यता को पहली बार प्रकाश में लाने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। 1921 में इन्होंने सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जिसकी खुदाई की वह था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? हड़प्पा। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता का विस्तार विश्व के 3 देशों में है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार सिंधु सभ्यता का भारत देश में ही था। तो दयाराम साहनी इसे प्रकाश में लेकर के आए। इससे पहले 3 व्यक्तियों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास मतलब जानकारी दी, लेकिन वो इस चीज़ में असफल रहे। जो सफल हुए व्यक्ति कौन से थे? दयाराम साहनी। इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी के स्रोत थे वो 2 प्रकार के थे, पुरातात्विक था और साहित्य या अभिलेखीय। लेकिन इस सभ्यता की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक से होती है, क्योंकि इस समय के लिखे गए लेख को हम अभी तक पढ़ने में क्या है? असफल। फिर सिंधु सभ्यता के नामकरण को लेकर के बात थी कि इसका नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता के अलग अलग नाम, उपनाम बताए गए थे। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। चार्ल्स मैसन ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया था। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस समय तक या इस सभ्यता के लोगों ने तांबे को टिन को मिलाकर के जिस धातु की खोज कर ली थी वह था कांस्य, इसलिए सभ्यता का एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता। पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता को नगरीय क्रांति कहा, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का एक नाम नगरीय सभ्यता और नेक्स्ट इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के कुछ नाम। इसके समय को लेकर की बात थी तो सिंधु सभ्यता का समय जो सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वमान्य मत था वह मत था वैज्ञानिक पद्धति का, और उस पद्धति का नाम था कार्बन 14 या C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का था। यहाँ तक बात अपन कल कर चुके थे। ये सिंधु सभ्यता की छोटी सी जानकारी हमने कल देखी थी। आज बात है सिंधु सभ्यता के जन्मदाता, सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता की लिपि और सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन। ठीक है, तो
विस्तार की बात भी है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में सिंधु सभ्यता का क्षेत्र 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। प्रारंभ में 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। जैसे जैसे खुदाई होगी, स्थल मिलते जाएंगे, इसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। आकार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सभ्यता जिस तरह से मिली है, इस तरह से इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, आकार त्रिभुजाकार 13 लाख पहले, अब 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके हमने 4 स्थल देखे, जो सबसे उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व के। इन 4 स्थल के बारे में अपन ने विस्तार से कल बात की थी। आज बात है सिंधु सभ्यता की लिपि को लेकर के। सिंधु सभ्यता की लिपि, जैसे कि हमारी पहली बात थी, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोगों की जानकारी के लिए हमें साहित्य और पुरातात्विक, ये 2 प्रकार के स्रोत थे, लेकिन हम जान पाए थे सिर्फ और सिर्फ किससे? पुरातात्विक। साहित्य या अभिलेखीय स्रोत से हम परिचित तो थे, लेकिन इन अभिलेखों को पढ़ने में हम असमर्थ हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में असमर्थ है, इसलिए सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से या उनकी लिपि से नहीं मिलती है। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, यानी कि वो लिखावट से परिचित थे, लेकिन उनकी लिखावट को हम अभी तक पढ़ने में असमर्थ है। भारतीयों ने कई प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाए। तो लिपि को लेकर की बात करूं, सिंधु सभ्यता की लिपि के लिए एक शब्द है भवचित्रात्मक। भवचित्रात्मक, सिंधु सभ्यता की लिपि के लिए एक शब्द है भवचित्रात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को प्रदर्शित किया अभिलेखों में। चित्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को प्रदर्शित किया अभिलेखों में। और ये जो चित्र हैं, ये जो चिन्ह है, सिंधु सभ्यता की लिपि के जो चिन्ह है, लगभग 400 से 500 चिन्ह हमें मिले हैं। 400 से 500 चिन्ह सिंधु सभ्यता के अब तक हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि को लेकर के पहला शब्द है, इन लोगों की लिपि भवचित्रात्मक थी और 400 से 500 चिन्ह हमें मिले हैं। ठीक है, अब ये चिन्ह कहाँ बने हुए थे, कहाँ मिले? तो इन चिन्ह की बात करें तो ये चिन्ह हमें मोहरों पे मिले, चट्टानों पर मिले। ठीक है, मोहरों पर मिले, चट्टानों पर मिले। ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह हमको मिले, मृद भांडों पे मिले। ठीक है, तो इन जगहों पर सिंधु वासियों ने अपनी लिपि भवचित्रात्मक के कुछ अक्षरों को लिखा। सर्वाधिक चिन्ह जहां से मिले वह थी मोहरें। सिंधु सभ्यता की लिपि के सर्वाधिक चिन्ह जहां से मिले वो क्या थी? इनकी मोहरें या मोहरें सर्वाधिक यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा मोहरों, चट्टानों, शैलों से हमको इनकी लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहला शब्द इनकी लिपि के लिए आया था भवचित्रात्मक। इसी के साथ ही दूसरा शब्द और है जो सिंधु लिपि को दिया गया है, और वह शब्द है सर्पिलाकार। इनकी लिपि सर्पिलाकार थी। ठीक है, अब सर्पिलाकार कैसे? ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिखना शुरू किया, 2 प्रकार से। देखो, आकृति में देखने पर यह सर्प की भांति है। एक सैंपल आपके सामने ये है और दूसरा सैंपल आपके सामने ये है, सर्पिलाकार। पहले वाले डायग्राम या पहले वाले चित्र में आप देखेंगे कि ये लिपि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर जा रही है। यहाँ खत्म होने के बाद पुनः यहाँ से शुरू होती है। ये दायां है और ये बायां है, तो दाएं से बायां, बायां से दायां, इस प्रकार से ये लिपि चलती है। दाएं से लिखते हुए आते हैं और ये जहाँ खत्म करते हैं पुनः वहीं शुरू कर देते हैं। तो आकार देखने में सर्पिलाकार है। तो सर्पिलाकार है क्योंकि इन्होंने अपनी लिपि जो लिखी वो दाईं से बाईं ओर थी, दाईं से बाईं ओर थी। ऐसी लिपि और जो है वह फारसी है। कौन सी है? फारसी। फारसी लिपि भी दाईं से बाईं है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि सर्पिलाकार है और दाईं से शुरू हुई और बाईं की ओर चलती हुई आई।
इसी सिंधु सभ्यता की लिपि में सर्पिलाकार में बाएं से भी शुरू होती है और दाईं ओर घूमती है। तो दाईं से बाईं ओर जो लिपि आई ये भी सर्पिलाकार आकृति बनती है। तो कुछ स्थानों पर हमको दाएं से बायां और कुछ स्थानों पर हमको बाएं से दायां, बाईं से दाईं। तो कुछ स्थानों पर हमको दाएं से बायां और कुछ स्थानों पर हमको बाईं से दाईं लिपि की साक्ष्य मिले और आकृति देखने में सर्पिलाकार जैसी थी। इसीलिए इस सिंधु सभ्यता की लिपि के लिए दूसरा शब्द है सर्पिलाकार। बाईं से दाईं लिपि आगे चलकर के इतिहास में एक सम्राट आएंगे जिनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों को लिखाने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया था वह लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी, तो ब्राह्मी लिपि भी बाईं से दाईं थी, फारसी लिपि दाईं से बाईं। तो इन दोनों ही प्रकार के साक्ष्य या दोनों ही प्रकार की लिपियां हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। इसी लिपि के लिए एक शब्द और प्रयोग हुआ है और वह शब्द है ब्रोस्टो फेदर। ठीक है, इसे आप गोमूत्र लिपि भी कह सकते हो, गोमूत्र लिपि भी कह सकते हो। तो गोमूत्र लिपि के लिए ब्रोस्टोफेदन शब्द। तो ये तीन शब्द हैं जो सिंधु सभ्यता की लिपि के लिए प्रयोग हुए हैं। पहला शब्द है बहुचित्रात्मक, दूसरा है सर्पिलाकार, तीसरा है ब्रोस्टोफुदन। चित्र या चिन्हों की संख्या 400 से 500 मिली है। यह चिन्ह मोहरों पर, चट्टानों पर और मृद भांडों पर मिले हैं। सर्वाधिक चिन्ह जिस स्थान से मिले हैं वो मोहरों से मिले हैं। सर्वाधिक चिन्ह जहाँ स्थान से मिले हैं वो मोहरे हैं। और जो चिन्ह हमें सर्वाधिक, जिसका चित्र या चिन्ह सर्वाधिक मिला है, तो चित्र जो सर्वाधिक मिला है वो चित्र है मछली का। और जिस चिन्ह की सर्वाधिकता पाई गई है वो है अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। तो अंग्रेजी का यू अक्षर सर्वाधिक और चित्र में मछली का चिन्ह सर्वाधिक मिला है। तो याद रखने वाली बात है। तो तीन शब्द हैं लिपि के लिए, बहुचित्रात्मक, सर्पिलाकार, ब्रोस्टोफेदन। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता की लिपि की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंधु सभ्यता के जन्मदाता, कि इस सभ्यता के जन्मदाता कौन है, किसने इस सभ्यता को बसाया, ठीक है, कहाँ से ये लोग आए। तो इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो कि भाई साहब इन लोगों ने सिंधु सभ्यता का विकास किया या इन लोगों ने, यह लोग सिंधु सभ्यता के जन्मदाता कहलाते हैं। आपको पता है सिंधु सभ्यता लगभग 4000 से 5000 वर्ष पुरानी है। जानकारी के पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत है, वो है पुरातात्विक। ज़मीन से खोदो, सामान बाहर निकालो और पता लगाओ कितने वर्ष पुराना है और सामान के आधार पर उनके भौतिक जीवन का निर्धारण किया जाता है। तो वो सिर्फ एक कल्पना या तर्क के माध्यम से ही कर सकते हैं, पूरा सत्य नहीं है। तो हमें कैसे पता चले कि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ के थे और कहाँ से वे आए थे। तो इसके लिए, क्योंकि अभिलेख तो हम पढ़ने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए खुदाई में हमको मिलते हैं नर कंकाल। नर कंकाल, कंकाल मानव का कंकाल, मानव की खोपड़ियाँ। तो उन खोपड़ी और उस कंकाल के आधार पर निर्धारण किया गया कि ये लोग कहाँ से आए होंगे। तो जो नर कंकाल मिले हमको वो 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हमको नर कंकाल मिले। और उन नर कंकालों में चारों में अलग अलग विभिन्नता पाई गई थी। चारों में अलग अलग विभिन्नता पाई गई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत के अंदर पहाड़ी पहाड़ी जो लोग होते हैं उनकी हाइट कम होती है। ठीक है, समुद्र के किनारे या भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं उनकी हाइट लंबी होती है। ठीक है, चाइना में जो लोग होते हैं उनके सर मुंह छोटा होता है, खोपड़ी छोटी होती है। तो भौतिकता के आधार पर शरीरों के अंदर विभिन्नता पाई जाती है। तो उसी विभिन्नता के आधार पर हमको खुदाई में कुछ कंकाल या कुछ खोपड़ियाँ मिली, जिसके आधार पर हमने सिंधु सभ्यता के जन्मदाताओं का निर्धारण किया। पहला जो नर कंकाल या पहली जो खोपड़ी हमको मिली है, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, एक नर कंकाल है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, एक है भूमध्य सागरीय, अल्पाइन। ये सभी अलग अलग क्षेत्र के हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और एक है मंगोलियन। ठीक, चाइना के आसपास वाला क्षेत्र मंगोलियन, तो वहाँ के लोग।
तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलियन, ये सभी भौतिक प्रदेश हैं विश्व के। इन भौतिक प्रदेशों के लोग वहाँ से पलायन करते हैं, भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में आते हैं और यहाँ आकर के बस जाते हैं और अपनी शरीर संरचना के आधार पर, इनके जो कंकाल हमको मिले उसके आधार पर हमने निर्धारण किया कि इन लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता का निर्माण किया गया था, जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है, भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है और कौन से हैं, मंगोलियन। तो ये 4 जातियाँ या जनजातियाँ का उल्लेख हुआ है सिंधु सभ्यता की जन्मदाता को लेकर। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। तो पीछे हमने सिंधु सभ्यता की लिपि देखी, यहाँ हमने सिंधु सभ्यता के जन्मदाता देखे, जन्मदाता। ठीक है, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं इसे कि कौन सिंधु सभ्यता की जन्मदाता और कौन सी सिंधु सभ्यता की लिपि। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नगर नियोजन। ठीक है, अब सभ्यता बसी, शहर बना, लोग आए, लोग रहे और लोगों का एक तरीका रहन सहन का, नगर नियोजन। यहाँ शब्द है नगर नियोजन। आपको पता है सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। यानी कि इससे पहले भारत के जो लोग थे वो नगर में नहीं रहे। नगरीय सभ्यता स्थापना या नगरीय सभ्यता का स्थापना का श्रेय जिसे जाता है वह है सिंधु सभ्यता। तो नगर नियोजन, तो उनका नगर नियोजन किस प्रकार का था, मतलब उनका स्ट्रक्चर, उनके मकान, उनके भवन, उनके रास्ते, उनकी सड़कें। ठीक है, तो वो किस प्रकार से वो डिज़ाइन किया था, जिस वजह से हमने इसको नगर नियोजन कहा। तो बात है सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के लेकर के। सिंधु सभ्यता से सामान्यतः सभी नगरों से हमको 2 टीले मिले हैं। टीले, अब खुदाई जब हमने करना प्रारंभ, जब हम आगे शहरों को पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम नगरों को पढ़ेंगे, एक एक नगर हम सामने लेकर के आएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लूथल, तो उन नगरों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि नगर नियोजन कैसा था। तो सभी नगरों का लगभग समान स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो हमको जहाँ से भी खुदाई की गई वहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए। ठीक है, एक टीले को नाम दिया गया इस प्रकार से टीले। ठीक है, तो ये एक टीला और ये दूसरा टीला। ठीक है, इसके ऊपर बने इस प्रकार से ये प्रथम टीला और ये द्वितीय टीला। इस टीले को नाम दिया गया पश्चिमी टीला। अब यह पश्चिमी टीला है, पश्चिम के इधर पूर्व है, तो इसे नाम दिया गया पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर होता था, पूर्वी टीला नीचे स्थित होता था, अतः इसे नाम दिया गया ऊपरी टीला। एक नाम और इसे ऊपरी टीला, और इसे नाम दिया गया निचला टीला। ठीक है, तो खुदाई के समय हमको लगभग सभी स्थानों से 2 प्रकार के टीले मिले, एक ऊंचाई पर स्थित था, एक नीचे स्थित था। एक को पश्चिमी टीला नाम दिया गया और एक को पूर्वी टीला। अब दोनों विभिन्नता क्या थी, जो पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित है वह टीला चारों ओर से दुर्गीकृत, मतलब उस टीले के चारों ओर एक बड़ा परकोटा होता था। जैसे कि राजपूतों के द्वारा राजस्थान में जो किले बनाए जाते थे, उन किलों में चारों ओर परकोटा बना करके अंदर भवन महलों का निर्माण किया था। उसी प्रकार पश्चिमी टीले में जो मकान और भवन बनाए गए, उन मकानों को चारों ओर एक ऊंची दीवार से ढका हुआ था, तो इसे परकोटा कहा गया था। तो पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए ऊपरी टीला कहा गया। ठीक है, इस टीले के चारों ओर परकोटा बना हुआ था, बीच में भवन महल, जो भी मकान वगैरह या जो भी स्ट्रक्चर, दुकानें वगाने, सब इस परकोटे के अंदर हुआ करती थी। पूर्वी टीले में किसी प्रकार का कोई परकोटा नहीं बना हुआ था। पूर्वी टीले में किसी प्रकार कोई परकोटा नहीं बना हुआ था, ये पूर्णतः खुला था। ठीक है, और इसी में भवन बने हुए थे। इन दोनों टीलों में अंतर क्या था, तो जिस टीले के चारों ओर परकोटा बना हुआ था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ग के लोग रहते होंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ग रहता होगा। महत्वपूर्ण वर्ग में इस समय आप पुरोहित हो सकता है या फिर प्रशासक वर्ग हो सकता है।
जो प्रशासन या सत्ता चलाते थे वह इस टीले में निवास करते थे, पुरोहित और प्रशासक वर्ग। पूर्वी टीले के अंदर जो निचला टीला था जिसमें चारों ओर दुर्गीकृत नहीं था, यहाँ पर कम महत्वपूर्ण लोग रहते होंगे। कम महत्वपूर्ण लोगों में जैसे कि आप नाम ले सकते हो शिल्पी, किसान, कृषक। ठीक है, वैसे सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार वाणिज्य था, लेकिन थोड़ी बहुत खेती होती थी, तो किसान की बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेबर, मजदूर। तो यह पूर्वी टीले में निवास करते थे और यह पश्चिमी टीले। तो ये सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन था कि नगर, जो भी नगर हमें खुदाई में जो भी नगर हमें मिला वो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी टीला। इससे ऊपरी इसे निचला टीला। यहाँ महत्वपूर्ण लोग, यहाँ कम महत्वपूर्ण लोग। ये चारों ओर परकोटे से घिरा होता था और ये चारों ओर से खुला होता था। यहाँ शिल्पी, किसान, मजदूर, यहाँ पुरोहित और प्रशासक वर्ग निवास करते थे। अब कुछ अपवाद है, कुछ ऐसे नगर भी हैं, सभी जगह तो सेम स्ट्रक्चर नहीं होता। भारत के सभी शहर तो बम्बई जैसे नहीं है, सभी शहर जयपुर जैसे नहीं है, तो सभी जगह सेम स्ट्रक्चर नहीं था। तो कुछ अपवाद हैं जिनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न होते हैं। तो अपन उन अपवाद की भी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ नगरों की चर्चा होगी बाद में। एक नगर है जिसका नाम है धोलावीरा। एक नगर है जिसका नाम है कालीबंगा। ये सभ्यता के स्थल हैं। आगे की क्लास में इन नगरों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी अपन नगर नियोजन पढ़ रहे हैं। तो एक है धोलावीरा, एक है कालीबंगा, एक है चन्हुदड़ो और एक है लोथल। ये इस नगर नियोजन के इस पश्चिमी और पूर्वी टीले से थोड़े भिन्न थे, तो ये अपवाद के रूप में अपन देखते हैं। इस नगर नियोजन में यह क्या है? अपवाद। पहला अपवाद जिस सभ्यता से हमको मिला, धोलावीरा। बात हो जाएगी बाद में कि धोलावीरा गुजरात में स्थित है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। तो धोलावीरा सभ्यता की बात करें तो धोलावीरा सभ्यता से हमें 3 टीले मिले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टीले हैं नहीं, तो पश्चिमी और पूर्वी की बात नहीं है। यहाँ 3 टीले हमको मिले हैं। या नगर, यहाँ का नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इसे उच्च कहा गया, इसे मध्यम कहा गया और इसे निम्न कहा गया। उच्च, मध्यम और निम्न। धोलावीरा से हमको 3 टीले या धोलावीरा सभ्यता 3 भागों में विभाजित था और यहाँ का नगर नियोजन 3 भागों में विभाजित था। पहला उच्च, दूसरा मध्यम और तीसरा निम्न। ठीक है, तो धोलावीरा अपवाद के रूप में आ गया। सभी जगह 2-2 थे, यहां पर कितने आ गए? 3। बात करूं मैं नेक्स्ट चन्हुदड़ो की। चन्हुदड़ो ऐसी सभ्यता है जहां से टीले तो कितने मिले हैं? 2 ही मिले हैं। टीले कितने मिले हैं? 2। लेकिन यह टीले दुर्गीकृत नहीं थे। चन्हुदड़ो का एक भी टीला दुर्गीकृत यानी परकोटा नहीं बना हुआ था। पीछे सभी नगरों में मुख्यतः परकोटा बना हुआ था, लेकिन चन्हुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, इसमें परकोटा नहीं बना हुआ था। चाहे पश्चिमी टीला हो चाहे पूर्वी टीला हो, दोनों ही ओपन थे, खुले थे। नेक्स्ट बात करूं मैं कालीबंगा की। कालीबंगा सभ्यता भी 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है, एक टीला पश्चिमी टीला और एक टीला पूर्वी टीला। यह पश्चिमी टीला और यह पूर्वी, यह ऊपरी और ये निचला। समान सी बात आई, जो पीछे बात की थी वही बात आई। फिर भी हमने अपवाद में लिखा कालीबंगा को, एक पश्चिमी टीला और एक कौन सा टीला? पूर्वी। कालीबंगा सभ्यता से दोनों ही टीले दुर्गीकृत मिले हैं। पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत है और पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। धोलावीरा सभ्यता 3 भागों में विभाजित है, कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में विभाजित थी, पश्चिमी और पूर्वी टीला था। लेकिन यहाँ अपवाद ये था, जहाँ सभी सभ्यताओं में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, यहाँ कालीबंगा सभ्यता में पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीले ही कैसे थे? दुर्गीकृत थे, लेकिन अलग अलग। ये अपना अलग और वो अपना अलग। लोथल की बात करें तो ये बात तो यहाँ पर भी कॉमन रहेगी कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीले का नगर, ये पूर्वी टीले का। लोथल से भी दोनों टीले दुर्गीकृत मिले हैं, लेकिन विभिन्नता क्या है? कालीबंगा से भी दुर्गीकृत है और लोथल से भी दुर्गीकृत है। लेकिन लोथल की खास बात यह है कि लोथल से दोनों टीले एक साथ दुर्गीकृत मिले हैं।
दोनों टीलों के लिए एक ही परकोटा बनाया गया था, एक साथ दुर्गीकृत। तो लोथल से दोनों टीले एक साथ दुर्गीकृत हैं। चनहुद्रो से कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। कालीबंगा से दोनों टीले दुर्गीकृत थे लेकिन अलग अलग थे, जहां लोथल से साथ में थे वहां कालीबंगा से अलग थे। और धोलावीरा से 3 भागों में बटी हुई थी, उच्च, मध्यम और निम्न। तो ये आपका नगर नियोजन में अपवाद हो गया कि जहां सभी से 2 टीले मिल रहे थे, यहाँ अपवाद के स्वरूप मैं लिख देता हूं 3 भागों में विभाजित उच्च, मध्यम और निम्न नाम दिया गया है। इसे उच्च, मध्यम और निम्न नाम दिया गया। कालीबंगा पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, यह पश्चिमी टीला, यह पूर्वी टीला। पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत था और पश्चिमी टीला भी क्या था, दुर्गीकृत था। चनहुद्रो से पश्चिमी, पूर्वी टीले थे लेकिन दुर्गीकृत नहीं थे। लोथल से पश्चिमी, पूर्वी दोनों टीले एक साथ दुर्गीकृत थे। तो ये नगर नियोजन में लेकर के कुछ अपवाद की बात है। नगर नियोजन में और भी बात है, अपन जारी रखते हैं अपने क्लास को। ठीक है, नगर नियोजन, सड़क निर्माण। नाम है नगरीय सभ्यता और नगरों की तो पहचान ही है सड़क। तो सड़क निर्माण, तो सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था और यह सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था और ये सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई थी। सड़कें 2 प्रकार की, एक मुख्य मार्ग और एक गलियों से संबंधित। ठीक है, सड़कें 2 प्रकार की थी, एक राजमार्ग जो एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ दे, और एक गलियों में बनी छोटी सड़कें। ठीक है, तो ये सभी सड़कें मुख्य राजमार्ग से जुड़ा रखती थी या जुड़ी होती थी। तो सड़क निर्माण, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई थी। बात करें, एक सभ्यता है जिसका नाम है लोथल, अपवाद के रूप में, जहां भवन जो थे सभी भवन, ठीक है, सिंधु सभ्यता में बने सभी भवन के जो मुख्य द्वार थे, भवनों के जो मुख्य द्वार थे वह मुख्य सड़क पर ना खुलकर, मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर पीछे गली में खुलते थे, गली में खुलते थे। आप एक डायग्राम समझने का प्रयास करना, जिस प्रकार से यह एक बड़ी सड़क है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं, वर्तमान में प्राय क्या होता है कि जो मकान बना हुआ है उस मकान का जो मुख्य द्वार होता है वह मुख्य सड़क पर ही खुलता है। मुख्य द्वार जो होता है वह मुख्य सड़क पर ही खुलता है। सड़क निर्माण की बात हो रही है, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई थी, तो मकानों के जो मुख्य द्वार होते थे मुख्य सड़क पर खुलते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में इन मकानों के द्वार मुख्य सड़क पर ना खुलकर या तो पीछे गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गलियों में। ठीक है, छोटी सड़कों में इस प्रकार से गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। तो सिंधु सभ्यता के सभी भवनों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ना खुलकर के कहाँ खुलते थे? गलियों में। एक अपवाद है सामने हमारे पास, अपवाद को लेकर सर्वाधिक प्रश्न है कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जहाँ के भवनों के मुख्य द्वार गलियों में ना खुल करके मुख्य सड़क पर खुलते थे, तो वह सभ्यता थी लोथल। तो लोथल में बने भवनों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे। ठीक है, लोथल में बने भवनों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे और बाकी सभी सभ्यताओं में कहाँ खुलते थे? गलियों में। तो छोटा सा रीजन अब वो लिख करके तो गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा, कि क्या रीजन था ऐसा। तो हमने सीधा सा अंदाजा लगाया कि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, तो मुख्य मार्ग पर होने वाली चहलकदमी, ठीक है, चहलकदमी या फिर यहाँ से जो बैलगाड़ियाँ गुजरती थी उनसे उड़ने वाला धुआं, आवाज़, धुआं तो हो नहीं सकता,
उनसे उड़ने वाली रेत, क्योंकि उस समय इंजन का आविष्कार तो था नहीं, तो उनसे उड़ने वाली रेत, उन सभी से बचाव के लिए इन्होंने अपने मुख्य द्वार गलियों में खोले, मुख्य सड़क पर नहीं खोले। लेकिन लोथल के साथ कहानी अलग थी कि इन्होंने अपने भवनों के मुख्य द्वार कहाँ खोले, मुख्य सड़क पर, क्योंकि लोथल के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो लोथल एक व्यापारिक नगर था। लोथल कैसा नगर था, व्यापारिक नगर था, और व्यापारिक नगर होने की वजह से इसने अपने द्वार मुख्य सड़कों पर खोले थे। ठीक है, सड़कें कच्ची और पक्की दोनों ही बनी हुई थी, सड़कें कच्ची भी थी और पक्की भी थी। बात करते हैं भवन निर्माण। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया था। ईंटें दो प्रकार की थी, एक पक्की ईंटें और एक कच्ची ईंटें। प्राय सिंधु सभ्यता के सभी नगर पक्की ईंटों से बने थे। प्राय सिंधु सभ्यता के सभी नगर पक्की ईंटों से बने थे। छोटा सा प्रश्न बन सकता है, कौन सी ऐसी सभ्यता है जहां के नगर कच्ची ईंटों से बने? तो कालीबंगा सभ्यता में जो भवनों का निर्माण हुआ था वह कच्ची ईंटों से हुआ था। आगे चल करके कालीबंगा सभ्यता में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। आगे चलकर कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले मकानों के निर्माण कौन सी ईंटों से? कच्ची ईंटों से। इसीलिए कालीबंगा सभ्यता का एक नाम दीनहीन बस्ती भी है, क्योंकि सड़क भी कच्ची थी और मकान भी कच्ची ईंटों से बने हुए थे। लेकिन बाद में उन्होंने पक्की ईंटों का प्रयोग कर लिया था। ठीक है, आकार को लेकर के देखें तो ईंटें आयताकार होती थी, वर्गाकार होती थी, वक्राकार होती थी। ठीक है, जिसमें आयताकार, वर्गाकार, वक्राकार, टी आकार, एल आकार, इस प्रकार की ईंटें होती थी। तो भवन निर्माण ईंटों से हुआ। कच्ची और पक्की दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात, सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी जल निकास प्रणाली। इस जल निकास प्रणाली ने सिंधु सभ्यता को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया कि जो तकनीक इन्होंने जल की निकासी की 5000 साल पहले विकसित कर ली थी, वह तकनीक यूरोप जैसे महाद्वीपों ने भी आज से लगभग 500 या 1000 साल पहले डेवलप की। तो जल निकास प्रणाली में सिंधु सभ्यता बहुत आगे थी। ठीक है, तो इनका जल निकास प्रणाली बहुत उत्तम थी। जल निकास को लेकर के बात करें तो भवनों का जो गंदा जल होता था वह मुख्य मार्ग पर खुला ना बह कर के, मुख्य मार्ग पर खुले रूप में ना बह कर के उस मुख्य मार्ग में नीचे गहराई में बहता था। ठीक है, जैसे सीवर लाइन का प्रोसेस है आज, तो उस प्रकार से वह नीचे बहता था और आगे जाकर के नगर से बाहर किसी स्थान पर उसे जाकर के गिर जाया करता था। तो मुख्य मार्ग पर नहीं बहता था, जिसकी वजह से गंदगी नहीं होती थी। तो जल निकास प्रणाली काफ़ी बेस्ट थी। और अगर छोटी स्तर पर जो नालियाँ बनी होती थी, ये नालियाँ भी ढकी हुई होती थी, और कुछ स्थानों से इनको ढकने का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है बांस या लकड़ी। ठीक है, बांस के खोख या लकड़ी से नालियों को ढक दिया जाता था। तो ये जल निकास प्रणाली में सिंधु सभ्यता काफ़ी उत्तम थी। एक जगह है जिसका नाम है बनवाली, एक स्थान जिसका नाम है बनवाली। इन्हीं से प्रश्न बन जाएंगे आपके कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है। बाकी सभी जगह पर जल निकास प्रणाली बेस्ट थी, लेकिन सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, यहाँ से जल निकास का अभाव पाया गया। ठीक है, बनवाली से जल निकास का अभाव पाया गया है। तो ये सिंधु सभ्यता को लेकर के हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता की लिपि को लेकर के देखा। ब्रोस्टोफेदन लिपि भावचित्रात्मक, क्योंकि चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। सर्वाधिक चित्र जिसके मिले वह मछली थी, और जिस आकार के थे वो यू आकार के थे, और सर्वाधिक चित्र जिस से मिले हैं वो मोहरे थी। एक नाम इसका ब्रोस्टोफेदन, बहुचित्रात्मक और सर्पिलाकार। ठीक है, तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ही तरह से वह लिपि लिखी गई थी। तो लिपि को लेकर के था। नेक्स्ट पॉइंट था सिंधु सभ्यता के जन्मदाता। तो जन्मदाताओं का जो प्रमाण हमको मिलता है वो मानव की प्राप्त खोपड़ियों से मिलता है, और हमको 4 खोपड़ियां या 4 कंकाल मिले, जिसके आधार पर हमने इनकी जन्मदाता का निर्धारण किया, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, मंगोलियन थे, अल्पाइन थे और भूमध्य सागरीय थे। इसके बाद हमने देखा सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन।
तो नगर नियोजन को लेकर की बात की तो नगर मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। सभी में ये समानता थी, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत और पूर्वी टीला अदुर्गीकृत। कुछ अपवाद थे जिनकी बात अपन ने कर ली। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। कालीबंगा सभ्यता से दोनों भाग दुर्गीकृत थे। चनहुद्रो से एक भी भाग दुर्गीकृत नहीं था और लोथल से दोनों भाग एक साथ ही दुर्गीकृत थे। ठीक है, इसके बाद भवनों मकानों की सड़क निर्माण। तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई थी। ठीक है, मुख्य सड़कें और गलियों में बनने वाली सड़कें थी। मुख्य सड़कें प्राय चौड़ी और गलियों की सड़कें छोटी थी। सिंधु सभ्यता में बने सभी नगरों के भवनों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलने के बजाय पीछे गलियों में खुलते थे, जिसका कारण शांति प्रिय या फिर गाड़ियों बैलगाड़ी जैसी आवाजाही उनके शोरगुल से अपने आप को बचाने का था। लेकिन एक अपवाद जो था लोथल, उस लोथल में सभ्यता के मुख्य द्वार मुख्य मार्ग पर खुला करते थे। तो जल निकास प्रणाली काफ़ी उन्नत थी इनकी, इसीलिए इसको विश्व में एक प्रमुख स्थान मिला। और जल निकास अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से बहा करता था, जो गंदा अपशिष्ट जल होता और नगर से बाहर जाकर किसी अलग जगह गिर जाया करता। एक जगह जहां से हमको जल निकास प्रणाली के अभाव पाया गया है वह जगह है बनवाली। कौन सी जगह है? बनवाली। धन्यवाद। इसकी आगे की क्लास अपनी कल रहेगी, जिसमें अपन सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों की बात करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में।